Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan मुकेश नायक चैनल प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। कितवा? थर्ड लेक्चर है। बड़ा आसान चैप्टर है और मस्त मैंने पूरी चीजें इसमें कवर की है। आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपको नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें और ये पूरा का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सही में लेक्चर अच्छा लगता है तो अंत में जाके लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना हुजूर, क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर तो आते ही रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के बढ़ जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, और हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखें, प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर चेक करें, क्योंकि पिछले पूरे टॉपिक का मतलब पार्ट्स जो है, पिछले एपिसोड्स भी आप लोग को मिल जाएंगे आरंभ 2.0 में। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों। तो सबसे पहले आज क्या देखने वाले हम लोग? आज देखेंगे बचवा, आज हम लोग देखेंगे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। हमारे मतलब ग्रोथ हार्मोन्स। सो ग्रोथ हार्मोन्स में जो लेक्चर नंबर 2 था वहां पे हमने ग्रोथ सपोर्टिंग हार्मोन्स देखे थे। अभी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स देखेंगे। तो पहला है बच्चों इसमें एथिलीन और हमारा दूसरा वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। क्या है बच्चा? एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। बहुत अच्छे से ध्यान रखो, कौन सा है? एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एथिलीन के बारे में, है ना। एथिलीन के बारे में देख लेते हैं भाई, है कि नहीं। सिंपल कोई अच्छा वाला मार्कर का डिजाइन ले लेते। चलो ठीक है, ये वाली इंक अच्छी दिखती है, पिंक पिंक, है ना। तो इथिलीन देखो बच्चों, सबसे पहले डेनी 1924 में खोज के निकाला। कब? 1924 में इन्होंने खोज के निकाला। ठीक है, और ये किस लिए होता है बच्चों? किस लिए उन्होंने बोला कि भाई ये इफेक्टिव होता है फ्रूट राइपनिंग में। कहां पे इफेक्टिव होता है? फ्रूट राइपनिंग। अब मेरे दोस्तों को जिसको पता नहीं है कि फ्रूट राइपनिंग क्या होता है, तो फ्रूट राइपनिंग क्या होता है बच्चों? ये होता है फ्रूट पकने वाली प्रोसेस। जैसे देखो, एक आम का झाड़ है जिस पे आम लगे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आम ही तो लगे रहेंगे? अरे भाई जानता हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, अब एक आम का झाड़ है जिस पे कैरी लगी है, आम लगे हैं, मतलब कच्चे आम लगे हैं। ठीक है, कच्चे आम होते हैं भैया जी हरे कलर के, सभी ने देखा होगा, बड़े टेस्टी, ऐसा वाला एकदम मजा आ जाता है। कच्चे आम के बारे में सुने, नमक डाल के खाने में बड़ी मजा आती, नमक मिर्च लगा के उसको। ठीक है, लेकिन अब यही कच्चे आम कुछ दिन के बाद हो जाते हैं येलो इस कलर के और खाने में लगते हैं आहा एकदम जबरदस्त, है ना। कैसे जबरदस्त लगते हैं बच्चों? मीठे लगते हैं ये आम। अब ये कच्चे खट्टे आम से मीठे पके हुए आम तक का सफर, इसी प्रोसेस को कहा जाता है, हम लोग राइपनिंग कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बच्चा? राइपनिंग कहेंगे। और जो हमारा इथिलीन हार्मोन है, ये राइपनिंग के लिए ही जरूरी है, फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी है। बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक और चीज याद रखो भैया, इथिलीन जो है ये ओनली गैसियस हार्मोन है। मतलब समझ लो कि उस प्रॉपर टेम्परेचर पे ये गैसियस होगा। गैसियस मतलब भैया गैस के रूप में होगा। इथिलीन मालूम है ना यार सभी को, केमिस्ट्री हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ी ही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सबको पता है ना। इथिलीन सोविन सर ने भी बताया होगा आपको, बहुत अच्छे तरह से के एकदम बहुत जबरदस्त अंदाज में बताया होगा कि भाई ये इथिलीन है। इथिलीन मतलब सिंपल इथीन का फॉर्मूला बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो ये गैसियस होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस होगा। ये होता है एकमात्र गैसियस हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है बच्चा? गैसियस हार्मोन। अब गेन ने क्या बोला था देखो, 1934 की बात है कि भाई ये जो है ना, ये हार्मोन ना कहां बनता है? प्लांट में बनता है। कहां बनता है भाई? प्लांट का हार्मोन है, प्लांट में बन रहा है। मतलब उनका बोलने का मतलब ऐसा था कि नहीं भैया, प्लांट खुद बना लेता है, ये अपने को अलग से फवारनी मारने की जरूरत नहीं है।
तो गुरु लोग समझ रहा है ना आपको मैं क्या बोलने की कोशिश हो रही है आप लोग से, कि नेचुरली सिंथेसाइज कर लेता है प्लांट, प्लांट को जरूरत नहीं है भैया, अपने अंदर ही हम सब कर लेंगे, हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाद में क्रैकर भाई, पटाखा, क्रैकर भाई मतलब पटाखा भाई, है ना, पटाखा भाई 1930 में इन्होंने कहा कि भैया ये प्लांट हार्मोन है। तब तक तो पता ही नहीं था ना किसी को कि इथिलीन नाम की चीज प्लांट बनाता है, गैसियस चीज और फ्रूट राइपनिंग में काम आती है। तो पहले बताया गया भाई 1924 में कि भाई फ्रूट राइपनिंग के लिए इथिलीन रिस्पॉन्सिबल है। फिर बाद में कुछ सालों के बाद समझो क्रैकर भाई साहब आए, बोले प्लांट हार्मोन, इथिलीन प्लांट हार्मोन है। फिर 1934 में नेचुरली सिंथेसाइज होता है प्लांट में गेन भाई या गाने भाई बोल दो, है ना, अपने नॉर्मल इंडियन एक्सेंट में अगर बोला जाए तो गाने भाई। कौन से भाई? गाने भाई। गाने भाई ने क्या बोला? अरे गाने भाई ने क्या बोला कि भाई नेचुरल सिंथेसाइज कर लेता है प्लांट्स, किसको? इथिलीन को नेचुरली सिंथेसाइज कर लेता है। अब याद रखना है लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियली अगर हम बोलें तो मोस्ट वाइडली यूज अगर कोई मैं बोलूं तो वो है एथिफॉन। कौन सा हार्मोन है बच्चा? एथिफॉन है। इसका स्क्रीनशॉट निकालते रहो, टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं गुरु लोग, ठीक है। तो देख लो भैया, सबसे पहले हमने अभी कुछ देर पहले ही बोला ना कि ये फ्रूट राइपनिंग करता है, किसमें? बनाना, मैंगो, एप्पल। भैया फ्रूट बास्केट तैयार हो गई सर। अब तो भाई फ्रूट सलाद खाने का मन कर रहा है, क्यों? लेकिन ऐसे मन मत होने दो, मन भटकता है, बड़ा चंचल है, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद में लैटरल रूट्स का इनिशिएशन भी इसके मतलब होगा। इनिशिएशन मतलब लैटरल रूट्स डेवलपमेंट भी ये करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा बच्चों। क्या ब्रेक करेगा भाई? डॉर्मेंसी। किसमें? बड्स और सीड में। किसमें? बड्स और सीड्स में ये डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा। व्हाट इज डॉर्मेंसी? व्हाट इज डॉर्मेंसी मतलब चलो मान लेते हैं हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, है ना, मान लेते हैं हमारे बुरे दिन चल रहे हैं और हमारे बुरे दिन में हम क्या करते हैं? थोड़े शांत हो जाते हैं, इनएक्टिव किस्म के हो जाते हैं। और जब अच्छे दिन आएंगे तो भैया हम जोरों शोरों से ग्रो करेंगे, है ना। तो ये जो डॉर्मेंसी होती है, सीड क्या करता है? जब पानी वीनी का स्ट्रेस आ जाता है, पानी, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर का स्ट्रेस आता है, तो ये ग्रो करना बंद कर देता है। मतलब सीड अपने डॉर्मेंट फेज में चल जाता है। भैया नहीं, हमका ना ही ग्रो करना है, हम बैठेंगे ऐसे चुपचाप। समझ रहा है ना? यही डोरमेंसी होती है। क्या होती है बच्चा? डोरमेंसी होती है। और इथिलीन यही डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ससुरा ग्रो कर, जल्दी से उगना ही चाहिए तूने, है ना। तू ग्रो करेगा, तू रुकेगा नहीं, तू थकेगा नहीं। तो इथिलीन क्या करता है? हेल्प कर रहा है भैया डोरमेंसी ब्रेक करने में, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेट्स एब्सिशन, ठीक है। फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स का एब्सिशन करेगा। एब्सिशन मतलब पतझड़ का मौसम। समझ रहा है ना? पतझड़ जब आएगी, पत्ते झड़ जाएंगे, फूल मुरझाएंगे, है ना। और हम आपको ये सुझाएंगे कि भाई जाओ पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करो ताकि आपके एग्जाम में पतझड़ ना चालू हो जाए। समझ रहा है ना? तो जाओ पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारी बैचेस का एक्सेस अवेलेबल है। तो जाओ जाके पीजीएमएन डाउनलोड करो ताकि आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स का पतझड़ ना हो जाए और कहीं आपके मार्क्स कम ना आ जाए। तो जाके फटाफट क्या करना है? पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे सर्च कर लो, हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भैया, रिटार्ड्स फ्लावरिंग। क्या करेगा ये? फ्लावरिंग, फूल नहीं आने देगा, फूल नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन पाइनएप्पल को छोड़ने के बाद इसका एक एक्सेप्शन है, समझो, ठीक है। ये याद रख लेना बच्चों, एक्सेप्शंस याद रखने हम लोग को। फिर एपिनास्टी करता है। व्हाट इज एपिनास्टी? ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। अभी बताया ना, पतझड़ का मौसम, पतझड़ का मौसम आयो रे, बदन में तोड़ तोड़ लायो रे, टेंशन साथ में आयो रे, है ना।
तो बाद में एकदम डिप्रेशन छाए हो रहे। लेकिन डिप्रेशंस को भगाने हम लोग हमेशा स्प्रिंग के साथ एक होप लेके आना हमने बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब इथिलीन देखो क्या करता है, क्लोरोफाइलेज नाम के एंजाइम को बनाने में भी हेल्प करता है, जो पत्तों को करेंगे डिग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। क्या फ्रूट्स और लीव्स को डिग्रीन करता है। क्लोरोफाइलेज का काम क्या होगा सर जी? क्लोरोफाइलेज का एक ही काम होगा कि क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की धज्जियां उड़ा देगा, तोड़ देगा पकड़ के उसको, समझ रहा है ना। अब अगर क्लोरोफिल राइपन्ड फ्रूट में टूट रहा है तो हरे कलर का आम पीला दिख रहा है, हरे कलर का कैप्सिकम शिमला मिर्च येलो या रेड दिख रही है, समझ रहा है ना। ग्रीन कलर का बनाना येलो कलर का दिख रहा है। टमाटर ग्रीन होते हैं शुरू में, लेकिन बाद में लाल हो जाते हैं, एकदम जबरदस्त लाल। तो ये इसी के वजह से होता है बच्चों। तो यहां तक अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो बढ़ जाएंगे आगे की ओर, ठीक है। अब देखते हैं, कहीं ना भागिएगा हुजूर, अब मतलब रुके रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। पहले से नोट्स इसलिए मैंने लिख दिए क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम निकल खंगाल लेंगे पूरा, समझ रहे हैं ना। अब देखो बच्चों, एब्सिसिक एसिड क्या देखने वाले हैं बचवा? हम देख रहे हैं एब्सिसिक एसिड। तो कहां होता है, किसने बनाया सबसे पहले, मतलब ढूंढा किसने? कॉर्न एंड एडिकॉट। क्या? कॉर्न एंड एडिकॉट। सर मोनोकॉट सुना है, डाइकॉट सुना है, एडिकॉट तीसरा आ गया अभी, क्यों? एडिकॉट। और साथ में उन्होंने मोनोकॉट भी, देखो कॉर्न, कॉर्न मतलब मेज, ओके। 1961 से 1965 के दरमियान ये चीज हुई। अब याद रखना है आपको, क्या करेगा, कहां पे इन्होंने स्टडी की थी सबसे पहले? इन्होंने देखा था कॉटन का बॉल। भाई कॉटन के जो बॉल्स है ना, कॉटन प्लांट जो होता है उस पे ऐसे बॉल्स के रूप में कॉटन उगता है। अब ये कॉटन के बॉल अपने आप गिर रहे थे। अब इन्होंने खोज के निकाला कि भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एब्सिसिन 1 और एब्सिसिन 2। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2। अब कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, वेरिंग ने भी सेम डिस्कवरी 1963 में कर दी। उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ तो चीज है जो डॉर्मेंसी इंड्यूस करती है, मतलब अभी तक जो हार्मोन देख रहे थे ये डॉर्मेंसी ब्रेक कर रही है। ये बोल रहा नहीं भैया ग्रो मत करो, थोड़ी दिन शांत रह जाओ, है ना। जब धाराएं उल्टी दिशा में चलने लगे तो शांत रह जाओ, ठीक है। तो ये इसको उसने नाम दिया, वेरिंग ने इसको नाम दिया डॉर्मिन। क्या नाम दिया बच्चा? डॉर्मिन, डोरेमोन नहीं, डॉर्मिन, ठीक है। तो एब्सिसिन 1, एब्सिसिन 2 और अब देखते हैं डॉर्मिन। आगे चल के दोनों को एब्सिसिक एसिड कहा गया बच्चा। क्या कहा गया? एब्सिसिक एसिड कहा गया। क्या कहा गया मेरे बच्चा? बोलो जल्दी से। एब्सिसिक एसिड कहा गया। अब ये एब्सिसिक एसिड बनता कहां है हुजूर? सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। कहां पे बनता है? लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में बन रहा है। कहां बन रहा है बच्चा? लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में बन रहा है। 15 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसको सीक्विड टर्पिनॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एब्सिसिक एसिड को ही सीक्विड टर्पिनॉइड। अब ज्यादा केमिस्ट्री में हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो किसी और का चार्ज है, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं, बड़े जबरदस्त तरीके से केमिस्ट्री आपको सोविन सर समझाते ही हैं। मैं ज्यादा मैथ्स भी नहीं बोलूंगा। दिनेश सर इज वेल बेस्ट इन इंडिया बोलूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद और लास्ट में फिजिक्स की तो बात ही नहीं, चैनल ही देखते हैं आप, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, है ना। लेकिन बायो को थोड़ा सा प्यार दे दो भाई, है ना। बायो को केसी सर बना दो जरा, है ना, मजा आ जाएगा एकदम फिर तो। अब देखो ये कौन सिंथेसाइज कर रहा है बच्चा? कहां से सिंथेसाइज होता है? मेवालोनिक एसिड से। कहां से टंग ट्विस्ट हो गया। कहां से सिंथेसाइज होता है? कौन मददगार है? मेवालोनिक एसिड। मेवालो क्या? मेवा मतलब बना ड्राई फ्रूट्स, मेवालोनिक मतलब निक को क्या कर रहे हैं हम लोग? मेवा खिला रहे हैं भाई, मेवालोनिक एसिड। याद रख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रख लेना बच्चों। अब देख लेते हैं आगे। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले लीफ एब्सेशन। लीफ एब्सेशन मतलब पत्ते झड़ने में हेल्प करेगा।
प्लांट की एजिंग बढ़ाएगा। पिछले वाले प्लांट की एज कम कर रहे थे तीनों हार्मोन्स, कौन से? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये प्लांट की एज कम कर रहे थे बच्चा। ये क्या करेगा? प्लांट की एज बढ़ाएगा। नहीं भैया तू बुढ़ा हो, तू बुढ़ा हो, तू बुढ़ा होगा तभी दूसरे जवान आ पाएंगे, ठीक है। फिर ये डॉर्मेंसी लाएगा। क्या करेगा? सीड्स में डॉर्मेंसी लाएगा। सीड्स को बोलेगा नहीं भैया अभी मत आओ, नहीं तो मर जाओगे, अभी रुक जाओ, जरा अंदर ही रहो, अभी अच्छे दिन नहीं है, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को लाने वाले अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। वो था ना, एकदम मैचिंग मैचिंग लाइंस आती हैं। लेकिन चलो ठीक है, इसका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ऑफेंड हो जाते हैं ना कभी कभी कुछ लोग, ठीक है। तो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं भाई, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन जब आएंगे, प्लांट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छे दिन जब आएंगे तो प्लांट्स क्या करेगा? ग्रो करेगा, है ना। प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। प्लांट मतलब सीड ग्रो करेगा, जर्मिनेट होगा। लेकिन तब तक उसको डॉर्मेंसी में रहने देना है। इसका मतलब क्या है भैया? उसके अंदर डॉर्मेंसी इंड्यूस करनी पड़ती है। डॉर्मेंसी इंड्यूस करने का काम हमारा एबी है का है, किसका है? एबी है, अबा। अबा मींस एब्सिसिक एसिड। क्या है बच्चा? एब्सिसिक एसिड। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसी को। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। व्हाट इज स्ट्रेस हार्मोन? जब भी स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस मतलब किस चीज का आता है? प्लांट को पढ़ाई करनी है? नहीं। प्लांट को यूपीएससी क्रैक करनी है? नहीं। प्लांट को नीट क्रैक करनी है? नहीं। प्लांट को जेडब्ल्यू क्रैक करनी है? नहीं। प्लांट के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर स्ट्रेस किस चीज का सर? प्लांट को भाई लाइट का स्ट्रेस आ सकता है, प्लांट को भाई टेम्परेचर का स्ट्रेस आ सकता है। लाइट का स्ट्रेस आ सकता है मतलब लाइट बिल का स्ट्रेस नहीं आने वाला इसको। प्लांट को वाटर का स्ट्रेस आ सकता है, मिनरल और न्यूट्रिशंस का स्ट्रेस आ सकता है। तो इस जब भी ये सब चीजें डिसबैलेंस है या फिर इसमें कोई मतलब ऑप्टिमम अमाउंट प्लांट को नहीं मिल रहा है, तब प्लांट पे आता है स्ट्रेस, तब उसकी ग्रो हो जाती है कम। और ऐसे दौरान अगर सीड पेरा गया, मतलब बीज बोया गया जमीन में, तो क्या होगा? बीज उगेगा ही नहीं। और क्यों? क्योंकि इस समय क्या हो गया है, वो अभी डॉर्मेंट फेज में है, ठीक है। बाद में याद रखना, सेल डिवीजन नहीं होने देता है, सेल इलोंगेशन भी नहीं होने देता है भैया। सिंपल सी बात है ना। प्लांट को जब वो एज कर रहा है तो प्लांट को सेल डिवीजन करेगा तो प्लांट और जवान हो जाएगा। तो भाई जवान होने से रोकना है ना, तो सेल डिवीजन इनहिबिट करो। उसके बाद सेल इलोंगेशन, प्लांट की साइज भी नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। उसके बाद गार्ड सेल्स में के फ्लक्स का एफ्लक्स करेगा। वो के प्लस जो है इसका इफ्लक्स करेगा, ठीक है। इफ्लक्स मतलब के प्लस को गार्ड सेल से बाहर निकाल देगा। स्टोमाटा होता है ना, उसके गार्ड सेल्स होते हैं। पिछले चैप्टर में सीखा था बच्चों, जाके देख लो फटाक से, ठीक है। तो अगर के प्लस बाहर निकल गया तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा अगर बंद हुआ तो CO2 अंदर नहीं आएगा, वाटर लॉस भी नहीं होगा उस वजह से। इस वजह से हम बोलते हैं भाई स्टोमेटा अगर बंद हुआ तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, इसीलिए इसको एंटी ट्रांसपायरेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी ट्रांसपायरेंट। अभी देखो, जब सब प्रोसेस स्टॉप हो रही है, डॉर्मेंसी आ रही है, तो नो डाउट फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप करने का टाइम आ गया हुआ है। और अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, क्योंकि स्टोमेटा तो ओपन रहेगा। और अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो नॉर्मल प्रोसेस चालू रहेगी। तो ये वाटर लॉस वगैरह मेंटेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन करने के लिए स्टोमेटा के दरवाजे बंद करना जरूरी है। तो गार्ड सेल से जब के प्लस बाहर निकाल देंगे तो वो हो जाएगा उसका प्लाज्मोलाइसिस, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट्स में, एलडीपी माने लॉन्ग डे प्लांट्स बच्चों, एलडीपी बोले तो लॉन्ग डे प्लांट्स, इसमें फ्लावरिंग रोकेगा, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होने देगा। देखो कंट्रोवर्शियल बोलते नहीं कि एकदम एंटागोनिस्टिक प्रोटैगोनिस्टिक फंक्शन है ना। तो ये याद रखना है भैया, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड इंड्यूसेस इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। अब ये हो गए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। अब देखते हैं हम लोग फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। तो सिंपल देखो बच्चों, द फंक्शनल एंड बिहेवियरल नहीं,
बिहेवियरल, तो देखो फंक्शनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंजेस of duration of daily, seasonal or yearly cycles of light. And in short, influence of light on plants. मैं क्या बोलूंगा in short अगर बोलूं तो influence of light on plants, मतलब लाइट के वजह से प्लांट कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है, फ्लावरिंग पे असर पड़ता है, फ्रूट फॉर्मेशन पे असर पड़ता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, तो प्लांट पे लाइट कैसे इंफ्लुएंस डालती है, इसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। अब इसी के हिसाब से प्लांट देखो कुछ 3 प्रकार के पढ़ते हैं बच्चों। तो पहला है हमारा शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा है हमारा लॉन्ग डे प्लांट। दोनों क्या है ये मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, पहले देख लो। और तीसरा है भैया हमारा डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट। पहला वाला क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, ये है 3 चीजें, 3 टाइप्स के प्लांट। अब देख लो बच्चों शॉर्ट डे लॉन्ग डे क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है भाई, शॉर्ट डे प्लांट्स। सबसे पहले याद रख लो, जब भी होगी ठंड तभी होगी इनमें फ्लावरिंग। क्या, ठंडी के समय ये फ्लावर आएंगे बच्चों, ठंडी के समय इनके फूल खिलेंगे, समझ रहा है ना। तो मतलब ठंडी में भी फूल आते हैं, और ठंडी में जब फूल आएंगे तो मतलब बाहर आएगी ना, है कि नहीं, बाहर आएगी मतलब बाहर मतलब अच्छा फील आएगा। ठीक है, याद रखना। ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, जो डेज होते हैं वो कम और जो नाइट्स होती है वो लंबी। ठीक है, रातें होती हैं लंबी, दिन होता है कम, है ना, और नाक होती है हमारी नम, याद रखना, है ना। ड्यूरिंग द ठंडी डे होते हैं, सॉरी ड्यूरिंग ठंड रात होती है लंबी, दिन होते हैं कम। क्या बोल रहा हूं मैं, रात का समय होता है लंबा, दिन का समय होता है कम, आंखों से निकलता है पानी और नाक होती है नम। ठीक है, सर्दी हो जाती ना भाई, सर्दी का कंडीशन बता रहा हूं आपको, सर्दियों में क्या होता है। लेकिन यहां तो फूल खिलेंगे भैया, क्या, यहां फूल खिलेंगे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ठीक है, और इसीलिए इनको लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है बच्चा, लॉन्ग नाइट प्लांट्स इनको कहा जाता है, मतलब रातें लंबी में उगने वाले प्लांट, मतलब ब्लूम करने वाले प्लांट। ठीक है, अब इनको अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड रखता है बच्चों, इनमें बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए, मतलब बड़े शैतान किस्म के प्लांट है, लाइट चाहिए ही नहीं, रोशनी हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए अंधेरा, अंधकार। बताना, अंधेरा कायम रहे, कौन से सीरियल का डायलॉग है, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगर छोटू सा फ्लैश भी आ गया ना लाइट का तो इनका फ्लावरिंग रुक जाता है। छोटू सा फ्लैश, जब फ्लैश भी मार दी तो फ्लावरिंग नहीं होगा, नहीं भैया अब नहीं, अब तो तुमने हमको लाइट दे दी, हम बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करेंगे। प्लांट जिद पे आ जाता है यार, टेंशन है। एग्जाम्पल देखो, दलिया, धालिया, धालिया पढ़ो, एस्टोर, टोबैको, अरे भैया टोबैको है ना, टोबैको। ठीक है, क्रिसैंथेमम, सोयाबीन, हमारा ग्लाइसिन मैक्स बोला जाता है बच्चों इसको, कॉकलीबर जिसको हम बोलते हैं ज़ैंथियम, ये सब लॉन्ग डे सॉरी शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं ना, क्या शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल है गुरु, समझ लो, अच्छे से देख लो। अब देखते हैं हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या, लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स याद रख लेना बच्चों, कहां पे फ्लावर करते हैं, जब भी दिन होगा, इनको रात नहीं दिन चाहिए। इवन फ्लावर इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लैश अकर्स, अगर इनको थोड़ा सा फ्लैश भी दे दिया तो इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन पूरा अंधेरा रखा जाए तो ये फ्लावर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। ओके, याद रखना है, इसीलिए इनको शॉर्ट नाइट प्लांट्स बोला जाता है। और ये फ्लावर उगते हैं समर्स में, है ना। ये फ्लावर कब ग्रो करेंगे बच्चे, ये फ्लावर ग्रो करेंगे ड्यूरिंग समर्स। ओके, इनको लॉन्गर डे चाहिए, क्या चाहिए, लॉन्गर डे। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये समर में ही फ्लावर करेंगे, मतलब इनमें फूल जो है समर्स में ही आएंगे।
एग्जाम्पल याद रखना, वटाने मतलब पी, रैडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, वीट एंड पॉपी। पॉपी मतलब गांजे का पौधा इसको भी मतलब लाइट चाहिए भाई, दूसरों की जिंदगी में डार्कनेस लाने वाला, खुद को लाइट चाहिए। ओके, अब देखते हैं आगे बच्चा। डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनको फर्क नहीं पड़ता ये कोई भी हो, सर्दी चले या गर्मी, हम तो फूल बरसाते रहेंगे, हम तो अच्छा ही फैलाते रहेंगे। तो याद रखना इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होते हैं ये। क्या होते हैं बच्चा? इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। इनको लाइट की जरूरत नहीं है। डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक फोटो पीरियड, कोई फोटो पीरियड इनको नहीं चाहिए। एग्जाम्पल क्यूकम्बर, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेज। बच्चों एग्जाम्पल भी याद रखो, एकदम से आंसर इन वन सेंटेंस टाइप्स में आ गया तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है? तो याद रखना है, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो सिंपल वाली बात ऐसी है, सॉरी, अरे मेरा मार्कर गिर गया। हाँ, सिंपल वाली बात कुछ ऐसी है बच्चों। अब ये आपके सामने एक विचित्र सा डायग्राम दिख रहा है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा लाइट वाला रीजन है, ये अंधेरे वाला रीजन है, और ये फ्लैश वाला रीजन है, ठीक है? ये सिंपल सा क्या है ये बच्चों? ये फ्लैश है। अब देखो जो शॉर्ट डे प्लांट है, अगर ज्यादा लाइट रही तो इसमें नो फ्लावरिंग है, दिख रहा है ना? नो फ्लावर, कोई फ्लावर नहीं बनेगा। अगर कम लाइट है तो इसमें मस्त फ्लावर आ रहे हैं बच्चों, इसलिए मैंने फ्लावर लिख दिया। फूल बना सकते थे अपन, लेकिन मैंने बनाया नहीं, मैंने लिख दिया, ठीक है? उसके बाद अगर फ्लैश भी आया तो भैया इन्हें स्टॉप कर दिया, नहीं हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हम फ्लावर नहीं देंगे आपको, ठीक है? अब लॉन्ग डे प्लांट्स में देखो, अगर लाइट ज्यादा है तो फ्लावर आ रहा है, लाइट कम है तो फ्लावर नहीं आ रहा है, और अगर लाइट में फ्लैश आ गया तो भी फ्लावर आ रहा है, मतलब अंधेरे में थोड़ा सा फ्लैश भी आ गया तो भी फ्लावर आ रहा है। फ्लैश मतलब ऐसा फोटो से नहीं मारना पड़ता है बच्चों, हल्की सी लाइट, ठीक है? अच्छे से याद रखना, फ्लैश ऑफ लाइट। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइटोक्रोम्स, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? फाइटोक्रोम्स। तो याद रखना बच्चों, ये लाइट रिसीविंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? लाइट रिसीविंग, मतलब ये क्या करेंगे? लाइट लेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अब ये क्या करते हैं? फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पेशल कंडीशन है। प्लस ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, और ये दो फॉर्म जो है इनके, एक है फाइटोक्रोम, ये देखो PR एंड PFR। क्या है? ये दो है, PR एंड PFR, मतलब फाइटोक्रोम्स जो कि रेड लाइट में एक्टिवेट होते हैं, और फाइटोक्रोम्स जो कि फार रेड लाइट में एक्टिव होते हैं। फार रेड लाइट मतलब कौन सी लाइट बच्चों? 680 नैनोमीटर से आगे। देखो अभी बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। इफ डार्क पीरियड्स इज अनइंटरप्टेड इवन बाय अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट, कौन सी लाइट बच्चों? फ्लैश ऑफ रेड लाइट, जो कि 660 नैनोमीटर की होती है। कितनी? 660 नैनोमीटर की होती है। फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड। क्या होता है यहाँ पे? फ्लावरिंग जो है ये इनहिबिट हो रही है, रुक जा रही है। फ्लावरिंग स्टार्ट्स इफ फॉलोड बाय फार रेड लाइट, कौन सी लाइट? फार रेड लाइट, जो कि 730 नैनोमीटर की होती है। कितनी? 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ फार रेड लाइट। वापस अगर उसको हमने तुरंत फार रेड लाइट दे दी तो फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, समझ रहा है ना? अब ये जो सिचुएशन, अच्छा मैं ये बताना भूल गया आपको, ये देखो बच्चों, ये बीच में जो मैंने ग्रीन लाइन दी ना, ये है क्रिटिकल पीरियड। क्या? क्रिटिकल पीरियड। अब ये पीरियड कौन सा होता है? क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है? ये वो वैल्यू होती है जिसके पहले या बाद में स्थितियां नॉमिनल हो जाती है। नॉमिनल मतलब जहां पे फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है? ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब देखो कंक्लूजन, सम पिगमेंट सिस्टम, अभी इसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देख लेते हैं। सम पिगमेंट सिस्टम रिसीव्स फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, मतलब भाई कुछ पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और चालू कर देते हैं फोटोसिंथेसिस। दीज पिगमेंट प्रोटीन्स आर फाइटोक्रोम। इन्हीं पिगमेंट प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम, जो कि 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। PFR जो कि 660 नैनोमीटर पर जो कि 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर एक्टिव रहता है, और PR
सॉरी PFR एंड R। तो ये जो PR है ये 660 और ये 730 नैनोमीटर के लिए, ठीक है। और ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग डे PFR एक्यूमुलेट होता है कहां पे, प्लांट्स में, ठीक है। शॉर्ट डे फ्लावरिंग इनहिबिट्स, क्या होता है शॉर्ट डे प्लांट में, क्या होता है फ्लावरिंग रुक जाती है। ड्यूरिंग नाइट PFR जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, PR में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लावरिंग जो है ये चालू हो जाती है ना, फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो इंटर कन्वर्जन कैसा होता है, देखो PR 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिली तो ये PFR में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी को 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिली तो ये PR में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब डार्कनेस आएगी तो यही PFR किस में कन्वर्ट हो रहा है, PR में, और शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या हो रही है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वर्नलाइजेशन। कौन सा है बच्चों, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इसी को यारोवाइजेशन भी बोला जाता है, क्या, यारोवाइजेशन, ठीक है, यारोवाइजेशन। ये होता है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, कि भाई प्लांट पे टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो क्या मसले हो सकते हैं। अब देखो 3 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसी के 3 कार्डिनल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहला मिनिमम टेम्परेचर, दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर और तीसरा मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम मतलब प्लांट कितना मिनिमम झेल सकता है, ऑप्टिमम मतलब वो टेम्परेचर जहां पे प्लांट अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है, और मैक्सिमम मतलब ये वो टेम्परेचर होगा जहां तक प्लांट झेल सकता है। कहां तक, जहां तक, और कितना बेस्ट, कौन से पॉइंट पर, ठीक है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग, ये आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखने हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, चिल ट्रीटमेंट अगर दी तो फ्लावरिंग जल्दी आती है। ऐसा हमको क्लिपार्ट और चाउवार्ड ने बोला था। किसने, क्लिपार्ट और काउवार्ड, काउवार्ड बोलो या चाउवार्ड बोलो, 1960 में। और इन्होंने एक चीज दी थी कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, और इसी को क्लिपार्ट चाउवार्ड लॉ बोला गया, ठीक है। ये याद रखना अच्छे से, ये क्लिपार्ट और चाउवार्ड ने बोला था। और व्हाट इज मतलब फ्लावरिंग कब बढ़ेगी, जब चिल ट्रीटमेंट दी जाती है, और आज इनका मतलब मस्त यूज हो रहा है। अब देखो ये फिनोमेना किसने, वर्नलाइजेशन लॉ किसने किया था, TD लाइसेनको ने। किसने, TD लाइसेनको, नाम याद रख लो। इट इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर बोला था उन्होंने ऑन फ्लावरिंग, किस पर, फ्लावरिंग पर कैसे टेम्परेचर असर दिखाता है, यही उन्होंने बोला था। ये है मेथड ऑफ अर्ली फ्लावरिंग। क्या है बच्चों ये, इट इज द मेथड ऑफ अर्ली फ्लावरिंग, ठीक है। मतलब प्लांट में जबरदस्ती के फ्लावर्स जल्दी से मंगा लो, है ना, तो इसको अर्ली फ्लावरिंग बोला जाता है। इन प्लांट्स इसको प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, किसको, प्लांट्स को, ठीक है, टू देयर सीड्स एट लो टेम्परेचर। मतलब इन प्लांट्स की जो सीड रहेंगे उनको प्रॉपर चिल ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि फ्लावर्स बहुत जल्दी आ जाए। 1 to 6 डिग्री फॉर 1.5 month ड्यूरेशन। कितना, 1 से 6 डिग्री पर रखा जाता है, वो भी कब, 1.5 month ऑफ ड्यूरेशन के लिए। तो फिर प्लांट में ये चीज इंड्यूस हो जाती है बच्चों। यहां तक शायद आपको अच्छे से समझ गया। और याद रखना है आप लोग ने, शूट में, शूट को ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा दी जाती है, जैसे बिलीव टू बी शूट इफेक्टिव एट सीड स्टेज। जैसे मैंने बताया बीजों के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा बीजों को ट्रीट करना पड़ता है, चिल ट्रीटमेंट बीज को ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। ऑल्सो अ केमिकल स्टिमुलस नेम्ड वर्नलिन। वर्नलाइजेशन को हम लोग केमिकल स्टिमुलस भी बोलते हैं क्योंकि उसमें वर्नालिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई, क्रॉप, अर्ली क्रॉप प्रोडक्शन में। अब देखो फूल जल्दी आएगा तो ग्रेन भी जल्दी आएंगे, ग्रेन जल्दी आएंगे तो खाने को जल्दी मिलेगा, है ना। फिर क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन हार्श एनवायरनमेंट, इसी टेक्निक से हम लोग क्रॉप्स को भी जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर सकते हैं, वो भी हार्श एनवायरनमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको खेती वाला बनना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हमको फार्मर बनना पड़ेगा, एक बहुत ही जेन्युइन प्रोफेशन है और उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मेहनत बहुत है बच्चों, ठीक है। अब मिनरल न्यूट्रिशन देख लो।
मिनरल न्यूट्रिशन, जो भी मिनरल्स है मोस्टली कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों हमारे प्लांट के बॉडी में? डिसॉल्व फॉर्म में, जैसे फॉस्फेट्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, ये सब डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, वाटर लेकर जाता है, पिछले चैप्टर में देखा था। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो दो टाइप्स के अब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले एसेंशियल्स होते हैं और दूसरे वाले नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एसेंशियल मतलब प्लांट को जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो उसी को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं बच्चों। और नॉन एसेंशियल मतलब इतना ज्यादा लेवल में नहीं चाहिए रहता है। अब देखो एसेंशियल, विदाउट दीज न्यूट्रिएंट्स प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं दिए जाए प्लांट को तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इनके वजह से, मतलब इनकी एब्सेंस की वजह से। ठीक है, याद रखना चौनपी, क्या याद रखोगे? चौनपी। चौनपी मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। क्या कह रहा हूं मैं? बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजर डेफिशिएंसीज हो जाती है प्लांट में अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमतरता हो गई तो। समझ रहा है? बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज हो जाएगी प्लांट में अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमतरता हो गई तो प्लांट ना एकदम खतरनाक हो जाएगा भैया। अरे टेंशन हो गया भाई, ये हमारा प्लांट है, बुढ़ा हो जाएगा प्लांट एकदम। कैसा हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा हमारा प्लांट, है कि नहीं? उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं बच्चों, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। क्या कह रहा हूं मैं? मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो क्या होता है बच्चों? ट्रेसेस अमाउंट में लग रहे हैं हमको। कैसे लग रहे हैं? ट्रेस मतलब इतू से। कैसे लग रहे हैं भाई? छोटू छोटू, एकदम थोड़े से लग रहे हैं। ठीक है, फंक्शन इन कैटालिटिक रिएक्शन, जैसे देखो जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये जितने भी एलिमेंट्स है ये ट्रेस एलिमेंट्स है। ये हमको बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। समझ रहा है? बहुत कम मात्रा में लगते हैं। अब जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये हमको ज्यादा मात्रा में लगते हैं। कैसे लगते हैं बच्चों? ज्यादा मात्रा में लगते हैं। जैसे चौनपी, एक्सक्यूज मी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन तो पहले लिख दिया था मैंने, सल्फर, ये सब हमको ज्यादा मात्रा में लगेंगे। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट्स निकालते रहो बच्चों, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। ऐसे मैं जब भी ऐसे हटता हूं ना तब स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अब देखो सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी, अगर इनकी प्रॉब्लम्स हो गई, ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो आती है डेफिशिएंसी। तो अब उसके भी सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम क्या होता है? एनी विजिबल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट, अगर प्लांट के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई भी ऐसे नॉर्मल लेवल से कुछ हटके अगर दिख रहा है, प्लांट में अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो विजिबल होती है बच्चों। इसी को हम सिम्टम बोलते हैं या हंगर साइन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हंगर साइन। मतलब चाहिए भाई, मेरे को चाहिए। प्लांट बोल रहा है मेरे को ये चीज चाहिए, दो। वो बोल नहीं सकता है लेकिन उसकी भावनाएं व्यक्त कर रहा है वो अपने अपीयरेंस से। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए 4 ग्लास पानी पीना एवरेज जरूरी है। अगर हम 4 ग्लास पानी नहीं पी सकते हैं तो मसले। तो 4 ग्लास क्या हो गए हमारे लिए? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों। 130 नॉर्मल अगर मैं बोलूं तो 90 ग्राम्स पर कुछ शुगर हमारा होता है कंटेंट, है ना। तो अगर हमारा शुगर कंटेंट एकदम से ड्रॉप हो जाता है और एकदम, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो शुगर का, चलो कट कर देते हैं कुछ, आई थिंक सो, हाँ मान लेते हैं हमारे WBCs 5000 से लेके 11,000 के बीच में होने चाहिए। तो जो मिनिमम हमारा है, मतलब मान लेते हैं 5000 क्यूबिक्स पर 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हमारे WBCs का कॉन्सेंट्रेशन होना ही चाहिए। मतलब हमारे ब्लड में उतने WBCs होने चाहिए। या फिर मैं अगर बोलूँ कि भाई जो RBCs है ना,
6.1 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर होनी चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये क्रिटिकल लेवल पे आती है बच्चों। किस लेवल पे आती है? क्रिटिकल लेवल पे आती है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल लेवल पे आने वाली चीजों को ये हम क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। अब देखो, अगर इससे नीचे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज नीचे जाती है, वो न्यूट्रिएंट की वैल्यू नीचे जाती है, तो होती है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी और कब हो सकती है बच्चों? जब मोबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम ओल्डर सेल्स टू यंगर सेल्स, ठीक है। ये भी आप लोग ने याद रखना है। तो फिर ओल्डर सेल्स में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इफ एलिमेंट्स आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट्स टुवर्ड्स यंग सेल्स, यंग हो गया वो, एक्चुअली इसका स्पेलिंग ऐसा आएगा YOUNG, यंग सेल, डेफिशिएंसी अकर्स इन ओल्डर पार्ट्स। मैंने अभी जस्ट आपको बोला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों। मैं थोड़ा सा इसे साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट निकालते रहो। अब सम इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज देख लो बच्चों, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज है। तो सबसे पहले स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब बाइक पे स्टंट करने का ही क्या? नहीं भाई, बाइक पे स्टंट नहीं करने का है। उसके बाद क्लोरोसिस, क्या है बच्चों? क्लोरोसिस। फिर उसके बाद नेक्रोसिस, क्या है? नेक्रोसिस। ये सब प्लांट डेफिशिएंसी। हाँ, फिर है मॉटलिंग, क्या है बच्चा? मॉडलिंग नहीं है, मॉटलिंग है। क्या है? मॉटलिंग। फिर उसके बाद एब्सिशन, क्या है? एब्सिशन। तो अब देखो, ग्रोथ क्या होती है? स्टंटिंग मतलब यहाँ पे होती है ग्रोथ रिटार्ड। ग्रोथ रिटार्ड मतलब प्लांट जल्दी से ग्रो नहीं करेगा, हाइट छोटी रह जाएगी। उसके बाद क्लोरोसिस में क्या होता है भाई? क्लोरोफिल का लॉस। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का लॉस। येलो हो जाते हैं पत्ते, पीले पीले पत्तों पर पीले पीले पत्तों पर अलिया जब आए, पत्ते वो खाए, फार्मर को परेशान कराए, है ना। तो यहाँ पे क्लोरोसिस हो रहा है, ठीक है। नेक्रोसिस में लोकलाइज्ड डेथ होती है बच्चों, लीव्स और टिश्यूज की, याद रखना। उसके बाद मॉटलिंग में क्या होता है? ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीव्स। मॉटलिंग में क्या हो रहा है? ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं लीव्स पर। एब्सिशन, प्रीमेचर फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, मतलब समय से पहले अकाल तरीके से बेचारे पत्तियां अगर झड़ गए तो प्लांट की अच्छी खासी टेंशन टाइट हो सकती है बच्चों, अच्छे से याद रखना। अब देखो कुछ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग। अब कुछ न्यूट्रिएंट और उनका क्या फंक्शन है हमारे प्लांट के भीतर, ये देखना है बच्चों। तो सबसे पहला रीजन, नाइट्रोजन देख रहे हैं कहां? हर तरफ मिलेगा, अत्र तत्र सर्वत्र रहेगा। कहां काम आता है भैया? प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस चाहिए ही चाहिए, तो नाइट्रोजन देंगे तभी तो नाइट्रोजन बेस बनेगा ना, नॉट हुजूर या गुरु, ठीक है। उसके बाद कुछ विटामिन्स है, हॉर्मोन्स है, कोएंजाइम्स है, एटीपी। अरे देखो ना यार, एडेनिन नाइट्रोजन से तो है, नाइट्रोजन होता है ना उसमें, क्लोरोफिल है। हर जगह पे नाइट्रोजन की नीड है। नहीं रहा तो क्या होगा? हमारी स्टंटेड ग्रोथ होगी, हमारी मतलब प्लांट की, और क्लोरोसिस जैसी बीमारी होगी, ठीक है। हमको भी डेफिशिएंसी होती है ना बच्चों, अनीमिया, आयरन कम हो गया तो। वैसे प्लांट को भी होता है रे, वो भी जीवित चीज है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस, H3PO3, H3PO4 और या फिर HPO4 नेगेटिव, ऐसे टाइप्स के आयॉन्स के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। कहां मौजूद होगा? सबसे ज्यादा यंगर टिश्यू में, और मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल्स में भी फॉस्फोरस होगा। क्या काम करेगा बच्चों? कहां पर होता है? हमारे लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। प्रोटीन में फॉस्फोरस होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है ना बच्चों, है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड एक में से जुड़े हैं, इसी के वजह से ना फिर एटीपी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस में भी फॉस्फोरस चाहिए ना। अगर ये नहीं रहेगा तो कैसा चलेगा? तो इसलिए फॉस्फोरस जरूरी है, ओके। नहीं रहा तो भैया होगी पुअर ग्रोथ, बढ़ेगा नहीं प्लांट तो बचेगा नहीं प्लांट। डल ग्रीन लीव,
मतलब लीव के पत्तियों में जान नहीं दिखेंगे, ऐसे थोड़े से मुरझाए जैसे, ऐसे डल कलर के दिखेंगे एकदम, है ना, एकदम बोलते ना हम लोग के चेहरे से रंग उड़ जाने के बाद हमारा कैसे चेहरा हो जाता है, उस टाइप के दिखेंगे। उसके बाद पोटेशियम K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है भाई, कहां मौजूद होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, लीव्स में, रूट की टिप्स में। आप देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनायन कैटायन बैलेंस, सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने वाला है बच्चों ये, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, अरे बाप ये तो पिछले चैप्टर में देखा, भूल गए नहीं है ना, भूले तो नहीं हो, तो याद रखना ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर पोटेशियम गार्ड सेल्स में जाएगा, स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा ओपन, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, प्लांट एकदम हरा भरा। अगर स्टोमेटा क्लोज, CO2 अंदर बंद, फोटोसिंथेसिस बंद, प्लांट थोड़ा ऐसे हो जाएगा एकदम, एनर्जी नहीं, हार्डनेस इंक्रीज करेगा भाई प्लांट के अंदर, ठीक है, थोड़ा प्लांट को रिजिड बनाएगा, सेल टर्जिडिटी मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा बच्चों, सेल की टर्जिडिटी, मतलब सेल के शेप को मेंटेन करके रखेगा भाई। येलो एजेस ऑफ लीफ, अगर ये कम हो गया तो लीव्स के एजेस येलो हो जाएंगे, और अगर बहुत कम हो गया तो प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है, अच्छे से याद रखो। अगला हमारा प्यारा कैल्शियम कहां रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में, मतलब ऐसे टिश्यूज में जो अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट मतलब खुद का एक प्रॉपर फंक्शन अचीव कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। अक्यूमुलेट्स इन ओल्डर टिश्यूज, कहां पे अक्यूमुलेट होता है बच्चा, ओल्डर टिश्यूज में, ठीक है। कहां हेल्प करेगा, हेल्प्स इन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, कहां पे, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी में, मतलब सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। एंजाइम एक्टिवेटर है भाई, एंजाइम की जरूरत, मतलब अभी देखो हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन हो रही है, वहां पे भी कैल्शियम जरूरी है एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए। वैसे यहाँ पे भी स्टेम और रूट डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प करता है बच्चों, और मिडल लैमेला का मेजर कंपोनेंट कैल्शियम पैक्टेट होता है। जब फ्रूट राइपन होता है ना बच्चों, तो यही पैक्टेट पैक्टिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, याद रखना है। अगर कम हो गया तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, क्या होगी भाई, स्टंटेड ग्रोथ होगी, क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। या आप लोग के लिए खास मैं नोट्स निकाल के रख ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि इससे ज्यादा चैप्टर हम लोग बहुत कम समय में कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम कहां रहेगा, हमारे पत्तों में, एजिंग लीव्स में, मतलब जो लीव्स बढ़ रहे हैं उम्र में, उनमें एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग सीड, और कहां पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, डेवलपिंग सीड में। एंजाइम एक्टिवेटर बोल के ये काम करता है फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में एज अ कोफैक्टर। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्नीशियम जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन सेंट्रल है, वैसे मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाने का काम मैग्नीशियम। क्लोरोसिस नाम की बीमारी होगी बच्चों, कौन सी बीमारी, क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोफिल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है इसकी वजह से। सल्फर SO4 नेगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, मतलब सल्फेट आयोन्स के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा। स्टेम और रूट टिप्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा बच्चा, यंग लीव्स रीमोबिलाइज्ड ड्यूरिंग सीनेसेंस। जब भी प्लांट में सीनेसेंस होता है तो जिस सेल में सीनेसेंस हो रहा है, जिस पार्ट में सीनेसेंस हो रहा है, वहां से उठाकर यंग लीव्स को या यंग सेल्स को ये दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टन प्रोटीन जैसे सिस्टीन, मिथियोनिन, हमारी बॉडी की बात करें तो कौन से, हमारी बॉडी कौन सी, एंटीबॉडीज बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। फिर विटामिन जैसे देखो थायामिन और बायोटिन को ए, फेरिडॉक्सिन का भी ये अच्छा का सल्फर आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है फेरिडॉक्सिन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जहां की वजह से NADPH2 वगैरह बनते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है बच्चों, ये 11th में है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोसिस नाम की बीमारी होगी। देखो हमने क्लोरोसिस बहुत कॉमन देख ली 2-3 एलिमेंट में, तो आप लोग वैसे भी ट्रिक्स के जरिए याद कर सकते हो। आयरन
भैया लोहा तो चाहिए, दम अगर चाहिए हमको तो एवरीवेयर अलोंग द वेन, वेन में जितनी भी वेन्स होंगी प्लांट में, ये हर जगह आयरन भरा होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडॉक्सिन जस्ट अभी मैंने बताया। साइटोक्रोम भी इससे बनेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक्टिवेट कैटलेज ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस, हेल्प करेगा क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इससे भी होगी क्लोरोसिस, अगर इससे कम हो गया तो भाई क्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। मैंगनीज, लीव्स एंड सीड्स, कहां, फिर एक्टिवेट्स कार्बोजाइलेज नाम का एंजाइम, अगर कम हो गया तो क्लोरोसिस और ग्रे स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पत्तों पर, ठीक है। तो मैंगनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉलिब्डेनम, MoO2 पॉजिटिव, सिर्फ फ्रूट्स में ज्यादातर ये पाया जाता है। कहां, रूट्स में। एक्टिवेट सर्टन एंजाइम्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जब भी नाइट्रोजन फिक्स करना है तब इसका काम आ सकता है। और ये एक ट्रेस एलिमेंट है बच्चों, ज्यादा नहीं लगने वाला है। स्लाइट ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर ये कम भी हो गया तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ग्रोथ रिटार्डेशन तो बच्चा होने ही वाली है, ये बात याद रख लेना। बोरॉन BO3 नेगेटिव या B4O72 नेगेटिव, ठीक है। याद ऐसा रखना है कि भाई कैल्शियम अपटेक, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, सेल डिफरेंशिएशन और कार्बन ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में ये हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखो, छोटी छोटी चीज है। कॉपर एवरीवेयर, एंजाइम एक्टिवेटर बोल के इस्तेमाल होता है। ट्रेस एलिमेंट है। डाई बैक ऑफ शूट, मतलब शूट्स जो है नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसके बाद जिंक, ट्रेस एलिमेंट है भैया, हर जगह मौजूद है। पार्ट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, एक एंजाइम है बच्चों कार्बोनिक अनहाइड्रेज। वेरियस डिहाइड्रोजिनेज नीडेड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन बनाने के लिए जो भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए उसके लिए जिंक बहुत जरूरी है। मैलफॉर्म्ड लीव्स हो सकती है, मतलब लीव्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और लीव्स प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में सही से नहीं होंगी। अब लीव्स अगर नहीं होंगी सही तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा ससुरा, ध्यान दिया करो ना यार, समझ रहा है ना, सब इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। क्लोरीन एवरीवेयर, सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान बहुत काम आती है बच्चों। एनायन कैटायन का बैलेंस है ना, एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करेगी। एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ऑक्सीजन जो होता है ना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ये चीजें, ठीक है। पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, देखो सब आखिरी में देखो प्लांट को ऐसा कुछ दस्त हो गए या प्लांट को डायरिया हो गया ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, प्लांट की ग्रोथ पे ही असर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एक तो प्लांट मरेगा, नहीं तो उसके पत्ते पीले होंगे, नहीं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। पैसिव एब्जॉर्प्शन, अब देखो एब्जॉर्प्शन देख लो सबसे पहले तो। मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो उसमें सबसे पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। ये किसकी मदद से होता है बच्चों, डिफ्यूजन की मदद से होता है। किसकी मदद से, डिफ्यूजन। मतलब व्हाट इज डिफ्यूजन, पिछले चैप्टर में पूरा हुआ है बच्चों ये, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं मैं क्या होगा डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या कह रहा हूं मैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम रीजन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लिखा ही है आपके सामने। एनर्जी नहीं चाहिए गुरु, हमारे बाथरूम में पानी आने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, अलग से बटन लगाना पड़ता है क्या, नहीं नहीं लगानी पड़ती है अलग से एनर्जी। ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही पाइप, मतलब ऊपर टंकी भरी रहती, नीचे प्रेशर होता है लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ जाएगा, प्लस ग्रेविटी बोलती है चल भैया आजा आजा नीचे आजा, अब बंदे को नहाना है जल्दी से काम कर ले अपना, है ना। उसके बाद जो पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होंगे जितने भी मिनरल्स, उसमें कोई भी एटीपी नहीं लगने वाला है, ये याद रखना बच्चों। सेकेंड, प्लांट जो अभी हम जो देख रहे हैं कि प्लांट मिनरल एब्जॉर्ब कैसे करता है, अभी हमने देखा पैसिवली एब्जॉर्ब,
अब देखते हैं डोनन्स इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डोनन्स इक्विलिब्रियम। सर्टन, अभी क्या होता है, कभी कभी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज एंटर कर जाते हैं, अब वो बाहर इफ्लक्स नहीं हो पाते, तो वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एडिशनल मोबाइल कैटायंस को भी अंदर भेजना पड़ता है, और ये कैटायंस तब तक अंदर जाते रहेंगे जब तक क्या, जब तक वो एडिशनल नेगेटिव चार्जेस बैलेंस नहीं होते हैं, और इक्विलिब्रियम तक ये प्रोसेस चलती है, और इसीलिए इसको डोनन्स इक्विलिब्रियम बोला जाता है। दिस पैसिव एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डोनन्स इक्विलिब्रियम। ये भी पैसिव ही एब्जॉर्प्शन का टाइप है बच्चों। सिंपल अगर मैं बोलूं तो सिंपल मान लो ये प्लांट का एक सेल है, ठीक है, अब ये सेल का ही सब खेल है भाई, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस आ गए, है ना, लेकिन साथ ही साथ मान लेते 3 एडिशनल नेगेटिव चार्जेस भी आ गए। अब इन चार्जेस को बाहर तो जाते नहीं आ रहे भाई, ये बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बाहर नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और एडिशनल कितने थे भाई, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 निकालने पड़ेंगे ना, फिर अपने 6 नहीं 7 निकालने पड़ेंगे, मान ले 8 निकाल लेते हैं। मतलब देखो यार, यहां तो ये कितने हैं, सिर्फ 6, यहां ये 8, बहुत ना इंसाफी है रे। तो यहां क्या होता है, और एडिशनल मोबाइल चार्जेस को हम बुलाएंगे, मोबाइल मतलब मोबाइल चार्ज करने वाले चार्जेस नहीं, मतलब मूव करने वाले चार्जेस, कैटायंस को बुलाएंगे और बोलेंगे भैया इन दोनों का कुछ करो, इनको बैलेंस कर दो आप। और यही ये कब तक चलता है, जब तक ये पूरा इक्विलिब्रियम नहीं आता है, और इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है डोनन्स इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, डोनन्स इक्विलिब्रियम। और लास्ट एंड द बेस्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के जब विपरीत काम हम करेंगे और एब्जॉर्ब करने लगाएंगे कोई चीज, इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब कभी कभी क्या होता है, प्लांट मतलब सराउंडिंग में पानी वीनी की कमतरता होती है ना, तो उस समय प्लांट को तो चाहिए पानी, तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, वो पैसिवली एब्जॉर्ब करने के बदले क्या करेगा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। अब वो ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन वहां पे चाहिए हमको हमारा एटीपी, ये एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी किसी चीज में एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना बच्चों, इसको एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव। When roots are deprived of oxygen, they show drop of mineral absorption. जब रूट्स में ऑक्सीजन नहीं होता है तो वहां पे मिनरल एब्जॉर्प्शन में ड्रॉप होता है, तो एनर्जी लगाई जाती है टू क्रिएट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और अगर आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, टेक्स्ट बुक छान मार लो, इससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ रह गया है सर, तो सर विल ऑब्वियसली कवर दैट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मैं आपके पूरे कमेंट्स देखता भी हूं, और उसी के बाद मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लाता हूं, और आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से ही अपने लेक्चर्स बनाता हूं। तो अगर लेक्चर आपको आज का अच्छा लगा, एनर्जेटिक लगा, तो जाके सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, पीजीएमएन ऐप को डाउनलोड भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।